हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलेंदा, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, हम अध्ययन कर रहे थे केमिस्ट्री के अंतर्गत आने वाले एक महत्वपूर्ण यूनिट सरफेस केमिस्ट्री। इस अध्याय में अभी तक हम 3 पार्ट पूरा कर चुके हैं और आज हम अपने चौथे पार्ट में अध्ययन करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन एंड इमल्शंस। इस पार्ट के अंदर आज हम जानने वाले हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल, और कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन कैसे की जाती है, आज हम इस पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। इस पार्ट के अंदर हम इमल्शंस के बारे में भी जानेंगे। चलिए हम यह देखते हैं कि हमने पिछले पार्ट में कौन कौन से टॉपिक का स्टडी किया था। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने पार्ट 3 के अंदर कोलॉइड्स क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी किया था। इसके बाद हमने पढ़ा था फेजेस ऑफ कोलॉइड्स, और फेजेस ऑफ कोलॉइड्स में हमने पढ़ा था कि 2 फेज होते हैं। इसी प्रकार के टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स के टाइप्स हमने पढ़े थे। डिफरेंट क्लासिफिकेशन के बेस पे हमने कोलॉइड्स को क्लासिफाई किया था, और हमने वहां पर पढ़ा था कि मिशेल्स क्या होते हैं और मिशेल्स की फॉर्मेशन कैसे की जाती है। और उस पार्ट 3 के अंदर हमने लास्ट में पढ़ा था कि क्लीनिजिंग एक्शन सोप या डिटर्जेंट कैसे दिखते हैं। तो आइए इसी सीक्वेंस में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा डिटेल में। सबसे पहले हम जानेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। उनमें से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ आपके सामने दी हुई है। जैसे पहला है हमारे पास यहाँ पर हेट्रोजीनियस कैरेक्टर। कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस नेचर के होते हैं, अर्थात अगर हम उनको देखें तो वो सॉल्यूशन की तरह होमोजीनियस नहीं है। थ्रू आउट उनकी कंपोजिशन एक जैसी नहीं होती है। इनके अंदर 2 फेज होते हैं, एक डिस्पर्स फेज होता है और दूसरा डिस्पर्स मीडियम होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन आर कंपोज्ड ऑफ 2 phases like disperse phase and disperse medium. Next property, they are quite stable. ये स्टेबल होते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन आर स्टेबल, स्टेबिलिटी शो करते हैं। स्टेबिलिटी शो करते हैं इसका मतलब यह है कि अगर हम इनको बीकर के अंदर, कोलाइडल सॉल्यूशन को बीकर के अंदर भर के रख देते हैं तो कोलाइडल पार्टिकल्स वहां बॉटम में सेटल नहीं होते हैं। It means they are quite stable. Their particles in the state of motion they do not settle down at the bottom. इनके पार्टिकल्स मोशन में रहते हैं, कभी भी वो बॉटम में सेटल डाउन नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो फिल्ट्रेबिलिटी शो करते हैं। फिल्ट्रेबिलिटी किससे शो करते हैं? ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से। कोलाइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, बट अगर हम कोलाइडल पार्टिकल्स को देखें तो वो जो एसपीएम है, अल्ट्रा फिल्टर पेपर है, उसके अंदर से पास नहीं होते हैं, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल का जो साइज है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर होता है। तो वो फिल्टर पेपर की पोर्स में से तो आसानी से निकल जाते हैं, परंतु वो एसपीएम या अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से पास नहीं हो सकते हैं। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी कोलाइडल सॉल्यूशन की। चलिए अब जानते हैं हम उनकी कुछ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा RLVP, रिलेटिव लॉविंग वेपर प्रेशर, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर। उसी तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो भी शो करते हैं। वो इसलिए शो करते हैं क्योंकि इनके पार्टिकल्स की जो रेंज है वो काउंटेबल है। इट मींस यह हुआ कि अगर हम इनको बॉइल्स करते हैं या फ्रीज करते हैं एट द सेम टेम्परेचर वो फ्रीज हो जाएंगे। Means the source boils and freeze at the most and the temperature as the pure dispersion medium. Dispersion medium जो है हमारे पास वो एक डेफिनेट टेम्परेचर पे जैसे फ्रीज हो जाता है या बॉयल करता है, उसी तरीके से ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो फ्रीज हो जाएंगे और जो बॉयल कर जाएंगे लाइक अ प्योर डिस्पर्शन मीडियम की तरफ। एंड द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ऑल्सो नेग्लिजिबल। इनका जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर है, वो भी नेग्लिजिबल होता है।
इसके अलावा ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है कोलॉइडल पार्टिकल्स का ट्रू सॉल्यूशन से कम होता है, इनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। इट मींस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन दो smaller than true solution is the only colligative property which has been determined with a reasonable degree of accuracy। हम इसको आसानी से और एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को, वो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स के। बाकी जो बॉयल्स और जो फ्रीज की अगर हम देखते हैं तो सेम टेम्परेचर पे जो डिस्पर्शन मीडियम का बॉइलिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है, उसी की तरह ये भी जो इनका बॉइलिंग पॉइंट है या फ्रीजिंग पॉइंट है वो सेम रहता है। और लोअरिंग वेपर प्रेशर नेग्लिजिबल के बराबर होता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि कोलॉइडल पार्टिकल शोज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए अब देखते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी में हम इसके कुछ प्रमुख जो मेन फिनोमिनाज है उनके बारे में जानेंगे, जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन मैकेनिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। जैसे फर्स्ट है ब्राउनियन मूवमेंट। कोलॉइडल पार्टिकल्स जितने भी होते हैं वो ब्राउनियन मूवमेंट दिखाते हैं। ब्राउनियन मूवमेंट मींस जिगजैग मूवमेंट दिखाते हैं। ये देखिए आपके पास यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है। इस डायग्राम के अंदर यहाँ पर ये पार्टिकल आया, ये पार्टिकल इस तरीके से इस डायरेक्शन में चला गया, इस डायरेक्शन में चला गया, मींस अनप्रेडिक्टेड डायरेक्शन के अंदर चला जाता है, कोई एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। इस प्रकार का जो ये जिगजैग वे है, अगर कोई पार्टिकल्स इस तरीके के जिगजैग वे के अंदर अगर मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। तो यहाँ पर जो कोलॉइडल पार्टिकल्स है वो इस तरीके के जिगजैग मूवमेंट शो करते हैं। दूसरा हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी को शो करने वाले फिनोमिना है डिफ्यूजन। जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं उनका साइज इतना बड़ा होता है कि वो इजीली डिफ्यूज कर जाते हैं। इनके जो सोल पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से और लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ड्यू टू बिगर साइज दे डिफ्यूज एट अ लेसर स्पीड। ये याद रखना है क्योंकि इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है तो इनके अंदर जो डिफ्यूजन है वो स्लो रेट से होता है, बट 100% दे शोज डिफ्यूजन जरूर शो करते हैं ये। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमें ये बताएगी कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो सेडिमेंटेशन शो करते हैं। मींस सेडिमेंटेशन ऐसी फिनोमिना है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बॉटम के अंदर सेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं दे सेटल डाउन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एट अ वेरी स्लो रेट। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि कोलॉइडल पार्टिकल्स जो है वो क्वाइट स्टेबल होते हैं, वो आसानी से बॉटम में सेटल नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी का इंफ्लुएंस बढ़ा दें और कोलॉइडल पार्टिकल्स को वहां पे रख दें सॉल्यूशन के अंदर, तो वो धीरे धीरे बहुत स्लो रेट से सेटल हो जाते हैं बॉटम के अंदर। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द सेडिमेंटेशन। इसको सेडिमेंटेशन कहते हैं। तो सेडिमेंटेशन, डिफ्यूजन, ब्राउनियन मूवमेंट ये ऐसे फिनोमिनाज हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी है हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी द प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द लाइट। लाइट के ऊपर जो डिपेंड करती है, इनमें से एक है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट और उन्होंने बताया था कि जब पार्टिकल से सपोज करो ये यहाँ पे पार्टिकल है और इससे आकर के यहाँ पे जब लाइट स्ट्राइक करती है तो वो लाइट जो है क्या होता है वो चारों तरफ स्कैटर कर जाती है, यूनिफॉर्मली स्कैटर कर जाती है चारों तरफ। इस तरीके से लाइट पार्टिकल का चारों तरफ स्कैटर कर जाना क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। तो the cause of the Tyndall effect is the scattering of light by the colloidal scatter light in all the direction in space. The scattering of light illuminates the path of the beam in the colloidal dispersion. अगर हम किसी colloidal solution को लाइट के पाथ में रख दें तो colloidal solution क्या करते हैं, लाइट को इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर जो दिखाया गया, इस तरीके से चारों डायरेक्शन में स्कैटर कर देते हैं। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। देखिए द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट टू द colloidal particles as a result of which the path of the beam becomes visible
क्या होगा अगर कोलाइडल पार्टिकल्स आ जाए किसके पाथ में, लाइट के रे के पाथ में, तो जो लाइट रे है वो चारों तरफ फैल जाएगी, जिससे पाथ जो है वो विजिबल हो जाएगा। और this effect is called the Tyndall effect, the phenomena of scattering of light by the colloidal particles, as a result which path of the beam become visible, and this is called the Tyndall effect. And the path and the illuminated path of the beam of light is called the Tyndall cone. उसको हम टिंडल कोन कहते हैं, जो हमारे पास विजिबल पाथ होता है। टिंडल इफेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, टिंडल इफेक्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि टिंडल इफेक्ट की वजह से जो कलर है पार्टिकल्स का या जो हमारे सराउंडिंग थिंग्स का वो चेंज हो जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, गोल्ड सोल इज रेड इन कलर। गोल्ड सोल, गोल्ड सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं रेड इन कलर। व्हेन द पार्टिकल्स आर फाइन, जब पार्टिकल्स छोटे छोटे होते हैं बहुत, और उनका साइज जो है वो बहुत छोटा होता है, तब तक तो गोल्ड सॉल्यूशन रेड इन कलर होता है। बट जैसे ही हम उनकी पार्टिकल का साइज इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, जो कलर है इट्स कलर चेंजेस टू पर्पल, उसका कलर जो है वो पर्पल हो जाएगा, और उसका साइज बढ़ा देंगे, देन इट टर्न्स टू ब्लू, और फाइनली जब उसके पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा दे बिकम्स गोल्डन इन कलर। इट मींस टिंडल इफेक्ट जो है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के, बहुत सारे फिनोमिनास को कंप्लीट करता है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के कलर को डिसाइड करता है। तो टिंडल इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपको समझ आ गया होगा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। जब भी लाइट रेज के पाथ में कोलाइडल पार्टिकल्स आ जाते हैं तो वो लाइट यूनिफॉर्मली चारों ओर इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। कोलाइडल पार्टिकल्स स्ट्राइक करने के बाद इस फिनोमिना को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी फिनोमिना को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, अर्थात टिंडल इफेक्ट भी दिखाते हैं। इसके बाद हम कोलाइडल पार्टिकल्स की एक और प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं, और वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से मतलब है चार्ज डेवलप करना, पॉजिटिव चार्ज डेवलप करना, नेगेटिव चार्ज डेवलप करना। द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन पोसेसेस इलेक्ट्रिकल चार्ज। कोलाइडल पार्टिकल्स ऐसा नहीं है कि न्यूट्रल रहते हैं, वो कभी कभी चार्ज भी पोसेस करते हैं, चार्ज भी प्रोड्यूस करते हैं, मींस पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करते हैं या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो। द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। कई बार यही चार्ज सॉल्यूशन को स्टेबल भी बना के रखता है। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है, डिस्पर्सन मीडियम नेगेटिव है, कोलाइडल पार्टिकल्स पॉजिटिव है, तो उनमें अट्रैक्शन होती है, वो उसी सॉल्यूशन को स्टेबल बना के भी रखता है। जैसे एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, देखिए एग्जांपल, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड या आर्सेनियस सल्फाइड As2S3 are negatively charged, while these of the iron oxide, iron hydroxide and aluminium hydroxide are positive charge। देखिए कुछ पार्टिकल्स यहाँ पर कोलाइडल रेंज के जो हैं, जैसे गोल्ड का सॉल्यूशन था उसमें गोल्ड के पार्टिकल्स थे, आर्सेनियस सल्फाइड के पार्टिकल्स थे, इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जबकि कुछ ऐसे भी पार्टिकल्स हैं, FeOH थ्राइस है या AlOH थ्राइस है, दे हैव पॉजिटिव चार्ज। They have charge means they have electrical property. They shows electrical properties. It means colloidal particle shows electrical properties. Next जो हमारे पास टॉपिक है, origin of charge on the colloidal particles is due to। colloidal particle पे जो चार्ज आता है वो कैसे आता है, कहां से डेवलप होता है कोलाइडल पार्टिकल पे चार्ज। देखिए उसके यहाँ पर 3 पॉइंट्स बताए हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है वो ड्यू टू फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब जो हमारे पास कोलाइडल पार्टिकल्स है, अगर हम उनको फ्रैक्शन कर दें, उनको घिस देंगे, फ्रैक्शनल फोर्स लगा देंगे उनके ऊपर, देन दे विल इलेक्ट्रीफाई, वो उनके ऊपर चार्ज आ जाता है और वो चार्ज्ड हो जाते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करने लगते हैं। इसके अलावा सेकंड हमारे पास है कि हम चार्ज कैसे डेवलप कर सकते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स पे, वो है ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल्स। जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं
कोलॉइडल पार्टिकल्स के जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं उनका डिसोसिएशन कर दे, उनको तोड़ दे, तोड़ने से भी उनके ऊपर चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो आयंस में टूटेगा, आयंस में टूटेगा तो चार्ज डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ड्यू टू सेलेक्टिव एडजॉर्प्शन ऑफ आयन। कई बार क्या होता है, कोलॉइडल पार्टिकल्स जो होते हैं वो कुछ आयंस को अपने सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे उनके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। तो दीज आर द थ्री मेथड्स बाय व्हिच चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो इस तरीके से हमने देखा कोलॉइडल पार्टिकल्स शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि कोलॉइडल पार्टिकल्स एक्वायर चार्ज, they acquire positive charge, they acquire negative charge on the basis of nature of charge के base पे colloidal solution have classified into the two types, positively charged and the negatively charged colloids। positively charged colloids होते हैं और negatively charged colloids होते हैं। कैसे चार्ज डेवलप होता है या कैसे चार्ज अलग अलग होता है उसको हम यहाँ पर दो फिनोमिना से जानेंगे। पहला हमारे पास फिनोमिना है इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इलेक्ट्रोफोरेसिस जो फिनोमिना है इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। इसमें क्या होता है, देखिए एक डायग्राम यहाँ पर नीचे दिखाया गया है जिसमें एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड यूज कर रखी है जिसका नाम कैथोड है। इधर देखिए एनोड है जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, और ये जो दो इलेक्ट्रोड है इनको यहाँ पर डिप किया गया है कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और जब हम इनको सोर्स ऑफ यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर देते हैं, ये कर दिया यहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट, तो क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं दे मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड, एंड द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स जो हमारे पास थी उस पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल चले जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। ऐसा कब होता है, जब हम किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को कंटेनर में भर के और उसको सोर्स ऑफ करंट से कंबाइन कर देते हैं, अर्थात उसमें करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोड सेटअप करके, तब ऐसा होता है कि अपोजिट चार्ज आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर चले जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे। तो इस प्रकार की जो ये फिनोमिना है जिसमें मूवमेंट होती है कोलॉइडल पार्टिकल्स की अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। चलिए इसको देखते हैं कि ये फिनोमिना जो है कैसे होती है। तो आइए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफोरेसिस को जानने के लिए इस एनिमेटेड वीडियो को देखते हैं। जितने भी कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं उसमें डिस्पर्सन मीडियम और कोलॉइडल पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। दोनों पर अपोजिट चार्ज होता है और दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। जैसे ही हम किसी कोलॉइडल सॉल्यूशन को सोर्स ऑफ करंट से जोड़ते हैं और वहाँ पर करंट को पास करते हैं, तो अपोजिट चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स या डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने लगते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स और पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं। इसी प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। इसको अच्छे से देखने के लिए यहाँ पर देखिए कि यू शेप ट्यूब में एक कोलॉइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है और उसको सोर्स ऑफ करंट से जब जोड़ा गया तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रोड से पार्टिकल्स मूव करके दूसरी इलेक्ट्रोड की तरफ जा कर के कोलेक्ट हो रहे हैं, और उसमें जो इलेक्ट्रोड है उसका लेवल धीरे धीरे करके डाउन होता चला जा रहा है। इसको कैसे करते हैं, इसको देखने के लिए हम एक यू शेप ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर कोलॉइडल डिस्पर्सन भरते हैं, फिर हम उसके अंदर वाटर को ऐड करते हैं। जैसे ही हम उसके अंदर वाटर को ऐड करते हैं, ये जो रेड कलर की लेयर दिखाई दे रही है दोनों के बीच में बन जाती है। फिर हम उसके अंदर प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स को ऐड करते हैं। प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड्स को जब हम ऐड करते हैं और उनको सोर्स ऑफ करंट से जोड़ते हैं और साथ ही उसमें करंट पास करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रोड से जो पार्टिकल्स है वो मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उसका लेवल है वो डाउन होता चला जाता है। जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड जो है वहाँ पर देखिए ये जो लेवल है कोलॉइडल सॉल्यूशन का वो डाउन हो गया है, जबकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ उसका लेवल बढ़ गया है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड से जो पार्टिकल्स हैं वो लगातार दूसरे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ चलते चले जाते हैं, इस वजह से ऐसे होता है। और रिवर्स में क्या होगा? रिवर्स के अंदर
पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ पार्टिकल्स का अकोमोलेशन होगा और इस प्रकार से ये लगातार चलता रहेगा। तो आपने देखा अभी कि किस प्रकार से इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है और इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है। इसी प्रकार की एक और फिनोमिना है हमारे पास जिसमें हम कह सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है और वो है इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस क्या होती है? इट इज द फिनोमिना ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। अभी तक इलेक्ट्रोफोरेसिस में किसकी मूवमेंट हो रही थी? कोलाइडल पार्टिकल्स की, डिस्पर्स फेज की, और यहाँ पर किसकी मूवमेंट है? डिस्पर्स मीडियम की है। कब होगी डिस्पर्स मीडियम की? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे। कैसे? हम कंटेनर लेंगे, उसमें कोलाइडल सॉल्यूशन लेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्सन मीडियम होगा और डिस्पर्स फेज होगा, उसमें हम इलेक्ट्रोड सेटअप करेंगे, सोर्स ऑफ करंट से कंबाइन कर देंगे। जैसे ही हम सोर्स ऑफ करंट को स्टार्ट करते हैं अर्थात उसमें करंट पास करते हैं तो सबसे पहले कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। फिर हम कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट को यदि प्रिवेंट कर देते हैं, रोक देते हैं या वो रुक जाती है, तब क्या होगा? डिस्पर्स मीडियम के पार्टिकल्स मूव होने स्टार्ट हो जाएंगे एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। तो इट इज द फिनोमिना ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स of the dispersion medium under the influence of electric field where colloidal particles are not allowed to move। colloidal particles का movement stop कर देंगे और फिर जो dispersion medium की movement होगी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ under the influence of electric field, that phenomena is called the electroosmosis। when the movement of colloidal particles is prevented by the sun means that molecules of the dispersed mediums are allowed to move under the influence of electric potential and this phenomena is called the electroosmosis। इसको हम electroosmosis कहते हैं। चलिए एक छोटी सी क्लिप से इसके बारे में जानते हैं कि electroosmosis कैसे होता है। स्टूडेंट्स, कोलाइडल सॉल्यूशन पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो पहले कोलाइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, लेकिन जब कोलाइडल पार्टिकल्स के मूवमेंट को रोक देते हैं तब डिस्पर्सन मीडियम का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है। तो अभी आपने देखा कि इस टेप के अंदर जैसा दिखाया गया है, these are the particles of the dispersion medium which are moved from positive charge electrode to negative charge electrode under the influence of electric field। यहाँ पर जो हमारे पास डिस्पर्सन मीडियम के ये जो देखिए ये वाटर के जो ड्रॉपलेट्स दिखा रखे हैं, ये सारे ये मूव कर रहे थे। ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट से नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव कर रहे थे और ये जो मूवमेंट थी वो किसकी वजह से थी? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अप्लाई करने की वजह से थी। और यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं है, उसको प्रिवेंट कर दिया गया है। तो वो फिनोमिना जिसमें कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट को प्रिवेंट कर दिया जाए, स्टॉप कर दिया जाए और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाए कोलाइडल सॉल्यूशन पे, उस समय डिस्पर्सन मीडियम की जो मूवमेंट है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, that is called the electroosmosis। तो electroosmosis is also an important phenomena। electrophoresis और electroosmosis both are important। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कोगुलेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोगुलेशन, कोगुलेट होने का मतलब होता है स्टिक कर जाना, चिपक जाना, जुड़ जाना। और कोलाइडल पार्टिकल्स के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो आपस में क्या कर सकते हैं? कोगुलेट कर सकते हैं। The phenomena of precipitation of a colloidal solution by adding excess electrolyte is called the coagulation or fluctuation। उसको फ्लक्चुएशन या कोगुलेशन बोलते हैं जिस फिनोमिना के अंदर कोलाइडल पार्टिकल्स को एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट में ऐड कर दिया जाए। एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट ले उसमें ऐड हो जाए कोलाइडल पार्टिकल्स और या हम कह सकते हैं कंबाइन हो जाए, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं कोगुलेशन। कैसे होता है कोगुलेशन? उसका मैकेनिज्म क्या है? देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू द सोल्ट, कोई इलेक्ट्रोलाइट है उसको सोल्ट में ऐड करते हैं, द कोलाइडल particles take up ions carrying opposite charge from the electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट से अपोजिट चार्ज जो कैरी कर रहे थे उनको वो क्या करते हैं? एक्वायर कर लेते हैं।
एज ए रिजल्ट क्या होगा, देयर चार्ज गेट न्यूट्रलाइज, उनका चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, एंड दिस कॉज द अनचार्ज्ड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड कम क्लोज टू गेट एंड द प्रेसिपिटेटेड, जब उनके ऊपर चार्ज नहीं रहेगा तो वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे, एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास कोगुलेशन हो जाएगा और कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो कोगुलेशन में क्या होता है, कोगुलेशन वो फिनोमिना है जिसके अंदर हम एडिशन ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में, जिससे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के क्लोज हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ क्लोज होकर के प्रेसिपिटेट बना देते हैं। उस फिनोमिना को कहते हैं कोगुलेशन। बताया कि कोगुलेशन कैसे होता है। कोगुलेशन के लिए हम जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है उसमें कोई रिक्वायर्ड सोल ऐड करेंगे और कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, उससे आयंस से जो अपोजिट चार्ज आयंस उनसे चार्ज को कैरी करेंगे, चार्ज को ले लेंगे, एज ए रिजल्ट उनका चार्ज खत्म हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो वो आपस में एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट बना देंगे। तो इस प्रकार से जो कोगुलेशन है वो होता है। नेक्स्ट हमारे पास मेथड ऑफ कोगुलेशन। हम कोगुलेशन कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन से मेथड से कर सकते हैं। इसमें पहला है म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन। इसमें क्या होता है, टू अपोजिटली चार्ज सोल्स आर मिक्स्ड इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, they mutually neutralize their charge and both get coagulated। दो अपोजिट चार्ज यहाँ पर सोल लेंगे, सॉल्यूशंस उनको मिक्स कर देंगे, दोनों पे अपोजिट चार्ज हैं तो वो एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। चार्ज न्यूट्रलाइज हो गया तो वो कोगुलेट हो गए, जैसा भी हमने पढ़ा। एक पॉजिटिवली चार्ज, एग्जांपल देखिए इसका, एक पॉजिटिवली चार्ज FeOH सॉल्यूशन एंड नेगेटिवली चार्ज AS2S3 सॉल्यूशन आर मिक्स्ड। अगर हम दोनों को कंबाइन कर दें FeOH को और AS2S3 को, then they cancel charge of each other and they comes close to each other and convert into the precipitate form। That means both are coagulated, दोनों ही कोगुलेट हो जाएंगे। तो म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन से भी हो सकता है। दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोफोरेसिस। जैसा अभी हमने देखा कि एक कंटेनर लेंगे, उसमें इलेक्ट्रोड एस्टेब्लिश कर देंगे, कैथोड एनोड, उसमें करंट पास करेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो मूव कर जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं तो वो मूव कर जाएंगे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड्स पर, और वहां पर जाकर के वो कोगुलेट होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस से भी हम क्या कर सकते हैं, कोगुलेशन कर सकते हैं। थर्ड वन जो हमारे पास है वो है बाय हीटिंग और कूलिंग। हम कोगुलेशन कर सकते हैं गर्म करके और ठंडा करके भी। जैसे एग्जांपल देखिए, बहुत आसान सा एग्जांपल है कोगुलेशन ऑफ बटर। बटर जो होता है वो हम उसको अगर हीट कर दे उसको, तो वो क्या हो जाता है, कोगुलेट हो जाता है बटर। इसी प्रकार से अगर हम कूलिंग का केस देखते हैं तो कूलिंग के अंदर भी हम कह सकते हैं कि कोगुलेशन होती है। जैसे कोगुलेशन ऑफ मिल्क, मिल्क का कोगुलेशन आपने देखा होगा, दूध है मिल्क, उसको हम फ्रिज के अंदर रख देते हैं, ठंडा रख करके रख देते हैं, कूलिंग करते हैं प्लीज, तो मिल्क के ऊपर जो उसका फैट होता है वो अलग सेपरेट होने लगता है। जितना आप ठंडा करेंगे उतना उसके अंदर का जो फैट है वो कोगुलेट होने लगता है, मींस वो ऊपर सरफेस पे आने लगता है। तो दैट इज द कोगुलेशन ऑफ मिल्क व्हेन द टेम्परेचर इज लो डाउन। तो कूलिंग करके या फिर हीटिंग करके हम क्या कर सकते हैं, कोगुलेशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कोगुलेशन के कुछ मेथड्स थे, बाय म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन, दूसरा था बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस और तीसरा था बाय हीटिंग और कूलिंग। हीटिंग और कूलिंग करके हम ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेथड है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। देखिए, जो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन थी उसकी दो टाइप हमने पढ़ी थी, एक लायोफिलिक और दूसरा लायोफोबिक। तो हम लायोफिलिक को कैसे प्रिपेयर करेंगे और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करेंगे, चलिए देखते हैं। जो लायोफिलिक हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन है, हमें पता है कि लायोफिलिक जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उनकी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होती है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के लिए। जो डिस्पर्स फेज है वो डिस्पर्स मीडियम की तरफ भागता है, डिस्पर्स मीडियम डिस्पर्स फेज की तरफ भागता है, तो उनमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। एक
हम ये कहें कि उनकी एफिनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसलिए जब भी डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम एक दूसरे के पास आएंगे तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो रेडली फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग, केवल मिक्स करना है उनको डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम को, वो एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर लेंगे बिकॉज दे आर लायोफिलिक। लायोफिलिक है, फिलिक मींस टू अट्रैक्ट, टू लव, वो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम के अंदर पहले ही अट्रैक्शन है तो वो जुड़ जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर के क्या बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। एग्जांपल देखिए इसका, जैसे द सब्सटेंस ऑफ जिलेटिन, सब्सटेंस लाइक जिलेटिन, गम, स्टार्च, एल्बुमिन, ये ऐसे हैं कि यदि हम इनको वाटर के अंदर ऐड करते हैं तो ये वाटर के साथ एफिनिटी रखते हैं, वाटर की तरफ भागते हैं, वाटर से अटैच हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि दे आर लायोफिलिक कोलॉइड्स। आपको एग्जांपल भी याद रखना है, एल्बुमिन है, स्टार्च है, गम है, जिलेटिन है, दीज आर द लायोफिलिक कोलॉइड्स। लायोफिलिक कोलॉइड्स के एग्जांपल है ये, वाटर की तरफ अट्रैक्ट होकर के और कोलॉइड्स का जो सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर करते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरे जो थे वो थे लायोफोबिक कोलॉइड्स। लायोफोबिक कोलॉइड्स को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, देखिए लायोफोबिक जो कोलॉइड्स होते हैं हम उनको दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, दो मेथड है हमारे पास। पहला जो मेथड है वो है कंडेंसेशन मेथड और दूसरा हमारे पास है डिस्पर्शन मेथड। कंडेंसेशन मेथड में क्या किया जाता है, कंडेंसेशन मेथड को देखिए यहाँ पर 4 मेथड बताए गए हैं, उनसे हम कंडेंसेशन मेथड का यूज करके लायोफोबिक कोलॉइड्स जो है वो तैयार करते हैं। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स का जुड़ जाना और कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाना, और कोलाइडल रेंज के जो पार्टिकल्स वो बन जाते हैं तो हम कहेंगे कि कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाता है ना। चलिए देखते हैं कि कैसे हम उनको आपस में कंबाइन कर सकते हैं। पहला है हमारे पास यहाँ पे बाय केमिकल रिएक्शंस। कंडेंसेशन मेथड में केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन करवा दें, केमिकल रिएक्शन करवा करके दो अपोजिट चार्ज आयंस को आपस में कंबाइन कर दें और लायोफोबिक कोलॉइड्स बना दें। जैसे इसमें पहला जो केमिकल रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल हमने लिया यहाँ पे H2S हाइड्रोजन सल्फाइड में ब्रोमीन पास कर दिया तो HBr कंबाइन हो गया और ये जो सल्फर है ना इसके कोलॉइड्स पार्टिकल्स के फॉर्म में आ जाएगा, ये कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। तो सल्फर के कोलॉइड्स बनाने के लिए हमने H2S और ब्रोमीन के बीच में रिएक्शन करवा दी। कौन सी रिएक्शन, ऑक्सीडेशन है ना। यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसका रिमूवल हो रहा है सल्फर से, और देखिए सल्फर अकेला रह रहा है तो ऑक्सीडेशन करवा दी गई है यहाँ पर। इसी प्रकार से जो दूसरी हमारे पास केमिकल रिएक्शन है जिससे हम कंडेंसेशन प्रोसेस करा सकते हैं वो है रिडक्शन। ये देखिए यहाँ पे AuCl3 है और SnCl2 दोनों की रिएक्शन करवाई है हमने, तो यहाँ पर बन गया SnCl4 और यहाँ पर गोल्ड के कोलॉइड्स तैयार हो गए हैं। ये रिडक्शन प्रोसेस है, रिडक्शन, और रिडक्शन के थ्रू हमने यहाँ पे गोल्ड के जो कोलॉइड्स है वो तैयार कर लिए हैं। इसी प्रकार से एक और हमारे पास यहाँ पर केमिकल रिएक्शन है वो है हाइड्रोलाइसिस, वाटर को ऐड कर दे, जैसे FeCl3 है फेरिक क्लोराइड, और अगर हमने इसमें वाटर को अगर ऐड किया तो यहाँ पर फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH और HCl बनता है। तो ये जो हमारे पास FeOH है इसके हमारे पास कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स जो है वो बन जाएंगे, और इस प्रकार से जो हमारे पास कोलाइडल रेंज के जो पार्टिकल्स हैं वो बन जाएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन, कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन, जो हमारे पास लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन है ये हम यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ मेथड्स और हैं, जैसे बाय एक्सेसिव कूलिंग, अगर हम उसको बहुत ज्यादा कूल कर दें हद से ज्यादा तब भी हम लायोफोबिक कोलॉइड्स तैयार कर सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट्स, कुछ सॉल्वेंट्स को आपस में एक्सचेंज कर दें तब भी लायोफोबिक कोलॉइड्स तैयार किए जा सकते हैं, और चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट को चेंज करके भी हम ऐसा कर सकते हैं। तो लायोफोबिक कोलॉइड्स को प्रिपेयर करना, उसको हमने पढ़ा कि दो मेथड होते हैं, एक कंडेंसेशन मेथड, कंडेंसेशन मेथड में हमने 4 सब मेथड्स पढ़े। कंडेंसेशन में बाय केमिकल रिएक्शन ऐसा कर सकते हैं, एक्सेसिव कूलिंग करके कर सकते हैं, बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट कर सकते हैं, और बाय चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट किया जा सकता है। दूसरा जो हमारे पास है वो है डिस्पर्सन मेथड। ये देखिए इसका एग्जांपल FeOH, इसको हमने आयरन थर्ड आयंस जो हमारे पास फेरिक क्लोराइड से आएंगे उसके साथ कंबाइन किया
और हमारे पास जो है ये कोलाइडल रेंज के अंदर जो पार्टिकल्स है वो आ गए, FeOH थ्राइस Fe3 पॉजिटिव के अंदर कोलाइडल रेंज में आ गया। तो ये हमारे पास मेथड था पेप्टाइजेशन। इसी प्रकार का एक और एग्जांपल, ए प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड कैन बी पेप्टाइज्ड बाय शेकिंग विद द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू गिव द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड है हमारे पास, सिल्वर आयंस है और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया AgCl Ag+ आयंस में। ये हमारे कोलाइडल रेंज के पार्टिकल्स हैं। तो हमारे पास दो मेथड थे, एक डिस्पर्शन मेथड और दूसरा कंडेंसेशन मेथड, जिससे हम लायोफोबिक कोलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है इमल्सन का। इमल्सन क्या होते हैं? इमल्सन Emulsion are the colloid solution in which both dispersed phase and dispersed medium are liquid। जैसा हमने इस चैप्टर के शुरू में पढ़ा था, थर्ड पार्ट में, इमल्शन क्या होते हैं जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम की जो फिजिकल स्टेट है वो लिक्विड हो। डिस्पर्स मीडियम की फिजिकल स्टेट लिक्विड हो, डिस्पर्स फेज की फिजिकल स्टेट लिक्विड हो, उनको हम बोलते हैं इमल्सन्स। इमल्सन्स आर लिक्विड कोलाइडल सिस्टम। लिक्विड समझ आ गया। डिस्पर्स फेज लिक्विड, डिस्पर्स मीडियम लिक्विड, इसमें होते हैं दोनों। तो डिस्पर्सन ऑफ फाइनली डिवाइडेड ड्रॉपलेट्स इन अनदर लिक्विड, एक की ड्रॉप जो लिक्विड फॉर्म में है वो दूसरे किसी लिक्विड के अंदर हो, एक की क्वांटिटी कम हो, एक की क्वांटिटी ज्यादा हो, और एनी टू इमिसिबल लिक्विड्स फॉर्म एन इमल्सन। इमिसिबल, ये कंडीशन आपको याद रखनी है, जो हमारे पास दोनों लिक्विड है वो इमिसिबल होने चाहिए, मिसिबल नहीं होने चाहिए, रिएक्शन नहीं करने चाहिए, मिल नहीं जाने चाहिए, अलग अलग रहने चाहिए मिलाने पर भी, उसको हम बोलेंगे इमल्शन। एग्जाम्पल देखिए, मिल्क इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। मिल्क इज नेचुरली अकरिंग इमल्सन है। कैसे? मिल्क के अंदर जो वाटर है ना, वाटर, उसके अंदर लिक्विड फैट जिसको हम ग्लोब्यूल्स बोलते हैं वो मिक्स होते हैं। अर्थात सीधा सा मतलब है कि जो हमारे पास मिल्क है उसके अंदर जो घी है लिक्विड फॉर्म में है ना, फैट जिसको हम कह रहे हैं, वाटर के अंदर, मिल्क के अंदर ज्यादा पोर्शन वाटर का होता है और कुछ उसके अंदर जो है वो फैट का भी होता है। तो जो मिल्क है इट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इमल्शन। ठीक है, तो वहां पर दोनों ही लिक्विड है, फैट भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, बट बोथ आर इमिसिबल आल्सो, सो दैट इज इमल्शन। The substances which are added to stabilize emulsion are called the emulsifier or emulsifying agent। ये आपको ध्यान रखना है, इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होता है और इमल्सिफायर क्या होता है। किसी भी जो इमल्सन है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए हम जो मीडियम यूज करते हैं, जो सब्सटेंस यूज करते हैं, उसको इमल्सिफायर कहते हैं। दैट इज इमल्सिफायर, और या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट बोला जाता है उसको। The substance that are commonly used for emulsifying agents are, कौन कौन से हैं वो? गम है, सोप है, different forms, soap of different forms, gelatin है, albumin है, these are the example of some emulsifying agent। emulsifying agent क्या करते हैं? emulsions को स्टेबल बनाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इमल्सन। हमारे पास दो टाइप के इमल्सन्स होते हैं। एक होता है ऑयल इन वाटर इमल्सन, जिसको O/W टाइप इमल्सन बोला जाता है। क्या होता है इसमें? ऑयल एक्ट एज द डिस्पर्स फेज, स्मॉल अमाउंट में कौन होगा? ऑयल, और वाटर जो है वो एक्सेस फॉर्म में होगा, डिस्पर्सन मीडियम की फॉर्म में होगा। ऑयल इन वाटर, पानी में तेल, तो पानी ज्यादा मात्रा में, तेल कम मात्रा में। जैसे हमने मिल्क का एग्जाम्पल पढ़ा, मिल्क के अंदर ज्यादातर जो है वो वाटर होता है, तो उसमें कुछ फैट भी होता है जो सोल्यूबल होता है, तो वो एग्जांपल किसका हो गया? ऑयल इन वाटर का हो गया। आपको याद रखना पड़ेगा, मिल्क इज एग्जांपल ऑफ O/W टाइप, अर्थात ऑयल इन वाटर टाइप। इसी प्रकार का हमारे पास वैनिशिंग क्रीम है, वैनिशिंग क्रीम दूसरे इसी प्रकार का एग्जाम्पल है। तो ये सब जो एग्जाम्पल है ये एक्वस इमल्सन होते हैं। एक्वस का मतलब वाटर में डिजोल्व होते हैं, अर्थात वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, और जो हमारे पास डिस्पर्सन मीडियम है वो ज्यादा रहेगा वाटर, डिस्पर्सन फेज है वो कम रहेगा। डिस्पर्सन फेज में फैट्स होंगे मेनली, है ना। कोई भी ऐसा लिक्विड हो सकता है जो इमिसिबल है।
दूसरा जो हमारे पास यहाँ पर टाइप है इमल्सन का वो है वाटर इन ऑयल, W/O टाइप इमल्सन। इसमें क्या होगा, वाटर कम अमाउंट में होगा, वो डिस्पर्स फेज का काम करेगा, और ऑयल जो है वो डिस्पर्सन मीडियम का काम करेगा, वो ज्यादा अमाउंट में होगा। सच टाइप ऑफ इमल्सन्स आर कॉल्ड द ऑयली इमल्सन्स। इनको ऑयली इमल्सन कहा जाता है क्योंकि ऑयल ज्यादा है, पानी कम है। जैसे बटर जो होता है, बटर के अंदर कम मात्रा में जो वाटर है वो होता है, और जबकि ज्यादातर फैट होता है। इसी प्रकार से कोड लिवर ऑयल है या फिर कोल्ड क्रीम है, ज्यादातर फैट है उसके अंदर, कुछ वाटर भी है, वाटर कंटेंट्स भी है। तो सच टाइप ऑफ इमल्सन आर कॉल्ड द वाटर इन ऑयल। सीधा सा है, ऑयल ज्यादा वाटर कम तो W/O, वाटर ज्यादा ऑयल कम तो O/W टाइप का इमल्सन होगा। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, इस आशा के साथ कि आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई टॉपिक अगर आपका कोई ऐसा रह गया है कि कम समझ में आया है तो आप अपने अध्यापक से संपर्क करके उसको समझिएगा। जाने से पहले चलिए देख लेते हैं आज का होमवर्क। आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं। इनमें पहला क्वेश्चन है, व्हाई आर मेडिसिन्स मोर इफेक्टिव इन कोलाइडल सॉल्यूशन। सोचिएगा कि मेडिसिन्स जो होती है जब वो कोलाइडल फॉर्म में होती है तो ज्यादा इफेक्टिव क्यों होती है ना। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, कैन इट कॉज एन आर्टिफिशियल रेन बाय स्प्रेइंग सिल्वर आयोडाइड ऑन द क्लाउड्स। क्लाउड्स के ऊपर अगर सिल्वर आयोडाइड का स्प्रे कर दिया जाए तो क्या आर्टिफिशियल रेन पॉसिबल है तो क्यों है, कारण जानिएगा। इसी प्रकार का हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, ए डेल्टा इज फॉर्म्ड एट द मीटिंग ऑफ द सी वाटर एंड द रिवर वाटर। जहां सी रिवर के अंदर मिलती है, मीटिंग होती है, क्या वहां डेल्टा बनता है, और वो डेल्टा बनता है तो क्यों बनता है, ये हमें जवाब देना है। इसी प्रकार का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन O/W और W/O इमल्सन, दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है। और लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम इन द फॉलोइंग सिस्टम्स। कौन कौन से सिस्टम में हमें आइडेंटिफाई करना है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, स्मोक के अंदर बताना है और मिल्क के अंदर बताना है।